धाकड़ खबर बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हमास की वजह से शुरू हुई जंग को आज 16वां दिन हो चुका है। 6000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 4500 से ज्यादा लोग अभी तक फिलिस्तीन की तरफ के मारे जा चुके हैं, जिसमें 1700 के करीब तादाद बच्चों की बताई जा रही है। इसके अलावा महिलाओं की भी बहुत लंबी चौड़ी तादाद है। राहत सामग्री वहां पर पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों को छोड़कर, इन तमाम बातों को छोड़कर, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर अमेरिका की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना एयर डिफेंस सिस्टम लागू कर दिया है। वो वहां पर अपनी और ज्यादा ताकत बढ़ा रहा है। इसके बाद कई सारे सवाल पैदा हो रहे हैं कि भैया मानवीय पहलुओं को भूलकर ये सब क्या कर रहे हो? क्या इसके जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हो, या ये आपकी कोई मजबूरी बन गई है? क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि झगड़ा इजराइल से नहीं है, सीधे तौर पे अमेरिका से है, या इस झगड़े की आड़ में अमेरिका फिर से एक बार मिडिल ईस्ट में खोए हुए अपने प्रभुत्व को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और चाइना ने जो यहाँ पे पैर जमा लिए हैं उनको उखाड़ने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे और भी सवाल हैं। इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक मोहम्मद अहमद काजमी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने शो में बुलाया। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल के कुछ जवाब दूं। जी, छोटे छोटे सवाल मैं करूंगा और मैं चाहूंगा कि उसी पे छोटे छोटे से रिएक्शन आ जाए। पहला सवाल मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइडन ने जिस तरीके की जल्दबाजी करी, हमले के फौरन बाद जो है इजराइल का समर्थन कर दिया, अपने विदेश मंत्री को भेज दिया, अपनी आर्मी फौज और तमाम चीजें वहां पे भेज दी हैं, खुद भी वहां पे चले गए हैं। इनकी मजबूरी तो नहीं बन गई है? अब अपने मान सम्मान का मामला तो नहीं बन गया ये? देखिए, अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इजराइल का वजूद नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही बुनियादी बात है, इसलिए कि अमेरिका की सपोर्ट से ही वो इस इलाके में है। और खुद एक जमाने में ये कहा जाता था कि एक स्टेट अमेरिका का ही स्टेट है। लेकिन मैं उस हद तक ना जाकर के ये बताना जरूर चाहूंगा कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता ही है और उसके अलावा वो कुछ सोच नहीं सकता। वहां वॉशिंगटन में बैठी हुई लॉबीज, जो जीविश लॉबीज हैं, वो बहुत एक्टिव हैं, सरकार के अंदर भी, सरकार से बाहर भी, मीडिया में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। वो मुसलसल एक तरह से उस दबाव में काम करता है। और एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट आया था सामने कुछ साल पहले कि जब कोई नया प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका में, तो वो इजराइल के साथ एक खास डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करता है कि हम हर हाल में आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो सपोर्ट है, वो सपोर्ट जारी रहेगी। कब तक रहेगी, कौन बचेगा, कौन रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका में यहूदियों की एक ऐसी लॉबी काम करती है जो फिलिस्तीन पे जुल्म करवाती है, जो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका पे दबाव बनाती है, और अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट होगा उसके दबाव में रहता है। तो क्या डेमोक्रेट्स हो, रिपब्लिकन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे? नहीं, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी अच्छा, वहां एक और सिलसिला है। मिसाल के तौर पर वो 2 टर्म्स के लिए कोई एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है। पहले टर्म में अगर उसने कोई फिलिस्तीनियों से हमदर्दी की, किसी भी तरह की, तो वो दूसरी बार प्रेसिडेंट नहीं बनता। इसलिए वो इजराइल की सपोर्ट करता रहता। दूसरे वाले टर्म के सेकंड हाफ में वो फिलिस्तीनियों के हक में बात करना शुरू करता है, वो अपना इंसानी चेहरा दिखाने के लिए। तो वहां आप क्लिंटन को देखो, उससे पहले और जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनको नजदीक से देखो, तो वो आमतौर पर ये रवैया रहा है। लेकिन बुनियादी तौर पर अमेरिका इजराइल की सपोर्ट में 24 घंटे खड़ा रहता है। और इस वक्त जो बाइडन का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। आमतौर पर जब नया प्रेसिडेंट अमेरिका में बनता है तो वो बहुत जल्दी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और वो इनवाइट करता है। अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में इनवाइट नहीं किया गया है। नाराजगी बताई जाती थी। अभी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी उसकी जो जनरल असेंबली की मीटिंग थी, वहां न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी पहली, पिछले दिसंबर में, इस नई हुकूमत के बनने के बाद। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, जब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे जो बाइडन, तो वो आए थे इजराइल के दौरे पर, और उन्होंने
ये बेंजामिन नेतन्याहू को 1.5-2 घंटे तक इंतजार किया था, उसके साथ डिनर करने के लिए भी वो तैयार नहीं थे और वो खुले मन से भी नेतन्याहू का विरोध करते थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाइडेन ने जिस तरीके की जल्दबाजी दिखा दी, उसके चलते वो अब अपने उन पुराने विचारों पर, पुराने सिद्धांतों पर रह नहीं पा रहे हैं और उन्होंने अमेरिका की इज्जत को ही दांव पे लगा दिया, इस वजह से उनकी मजबूरी बन गई है इजराइल के साथ खड़े रहना, नेतन्याहू के साथ खड़े रहना? देखिए, वो भी अब इलेक्शन साल में है, अगले साल वहां भी इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, और इलेक्शन में यहूदियों की सपोर्ट, यहूदी 3% हैं, लेकिन उनके हाथ में मीडिया है, उनके हाथ में फाइनेंसिस हैं। बिल्कुल आप भारत में यह समझ लीजिए, जिस तरह से कारोबारी घराने अडानी और दूसरे लोग मोदी जी के साथ हैं, इस तरह से वो यहूदी लॉबी वहां उनके काम आती है, फंडिंग में भी काम आती है, मीडिया सपोर्ट में भी काम आती है। तो वो अपने अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, और जब पॉलिटिशियन मुल्कों के फायदे नुकसान से ऊंचा अपना फायदा नुकसान समझने लगते हैं, अपनी सरकार बनाने या बचाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुल्कों के फायदे नुकसान पीछे चले जाते हैं। ऐसा ही लग रहा है कि अब अमेरिका का जो प्रेस्टीज है, जो इज्जत है, वो दांव पे लगी हुई है, और दांव पे लगी हुई इसलिए है कि टकराव सिर्फ एक उनकी नजर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप उसका नाम लें, उनसे है, और वो एक तरह से खुला चैलेंज दे रहे हैं, जमीनी जंग शुरू कर लीजिए, आइए। ये कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मत करो। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है, और उसमें इजराइल और अमेरिका दोनों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। चलिए, इजराइल और अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी है, पर मुझे लगता है अमेरिका की इज्जत ज्यादा दांव पर लगी है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब लोग इजराइल को छोड़ के अमेरिका के खिलाफ सीधे प्रोटेस्ट करने लगे हैं। ऐसे में जो एक इमेज बाइडेन ने हमेशा अपनी बनाई है कि वो ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े हैं, दूसरे देशों में अगर कुछ होता है तो उस पर वो बात उठाते हैं, क्या उसको भी धक्का पहुंच रहा है या उसकी परवाह ही नहीं कर रहे हैं बाइडेन, और वो तमाम चीजों को ताक पे रख के जो है मजबूर हो गए हैं अपनी घरेलू पॉलिटिक्स की वजह से और इजराइल पॉलिटिक्स की वजह से? देखिए, उनके इंसान दोस्त चेहरे को तो उस दिन बड़ा धब्बा लगा जब वो इजराइल के दौरे पर आए, और उससे एक दिन पहले गजा में एक अस्पताल पर हमला हुआ जिसमें 500 लोग मारे गए, और उस वक्त में उन्होंने जो इजराइल का वर्जन था, जो उनका बयान था, उसी बयान को सपोर्ट करते हुए यह कह दिया कि इसके लिए जिम्मेदार आप नहीं है, यानी इजराइल नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ वाले हैं। तो ये बात बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, और बहुत ही दिलचस्प बात है, हमले के फौरन बाद इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट भी हुआ, एक्स जिसे कहते हैं, और उसमें यह कबूल किया कि हाँ हमने मारा है इस अस्पताल पर, और हमने अब से पहले धमकी दी थी कि यहां टेररिस्ट छुपे हुए हैं, और बाद में यह कह दिया गया कि जिहाद इस्लामी के एक रॉकेट मिसफायर की वजह से यह धमाका हुआ, और उसी बयान को बाइडेन ने भी कबूल कर लिया और वही अपनी तरफ से भी बोला। तो वो तो इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी, वो इज्जत अब नहीं है। और अब से पहले भी देखिए, अब से पहले भी बहुत कुछ था, लेकिन अब खुल रही हैं चीजें और दुनिया के सामने असली चेहरा आ रहा है। जब दुनिया के सामने असली चेहरा आ ही रहा है तो क्यों ना अमेरिका इस लड़ाई का फायदा उठाए और मिडिल ईस्ट में जो उसका प्रभाव खत्म हो गया है, धीरे धीरे वहां पे चाइना ने अपने पैर पसार लिए हैं, सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती करा दी है, तो क्यों ना अब फायदा उठा के चाइना को वापस भगाया जाए और फिर से एक बार अरब दुनिया पे कब्जा किया जाए? ये भी तो कोशिश हो सकती है ना? ये तो बहुत कोशिश है। देखिए, अभी पिछले दिनों इस जंग से पहले ईरान और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात के लिए जो खाका सामने आया था, जो मुसव्वदा सामने आया था, उसमें यह कहा गया था कि सऊदी अरब चाहता है कि फौजी एक समझौता हो, सिक्योरिटी अमेरिका की तरफ से मिले और अमेरिका उसको न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इजाजत दे। उसमें इजराइल ने भी काफी नरम रवैया इख्तियार किया था। साथ साथ जवाब में अमेरिका की तरफ से यह कहा गया था कि जो वो चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाए हैं उनसे वो वापस आए, चीन से और ईरान से ताल्लुकात के लिए जो कदम आगे बढ़ाए हैं वो वापस ले। तो ये बात तो अब से पहले आ चुकी है, वो इंटेंशन उनकी है, वो ये चाहते हैं कि हमारा गुलाम रहे ये पूरा इलाका। और सऊदी अरब चूंकि सबसे बड़ा मुल्क है, तेल वाला मुल्क है, और मुसलमानों के जज्बात भी उस मुल्क से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मक्का मदीना वहां मौजूद है, इसलिए वहां वो अपना
अकेले इन्फ्लुएंस चौधराहट चाहता है। चौधराहट चाहता है। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पूरा वेस्टर्न मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ने कहा है कि जो इजराइल और सऊदी अरब के मज़ाकरात हैं वो बहुत करीब पहुंच गए थे। इस बात की जानकारी हो गई हमास को, और हमास के जरिए जो है ईरान ने पूरी गड़बड़ करा दी हमला करा के। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके ऐसा बोल के क्या अमेरिका जो है सऊदी अरब और ईरान को फिर से लड़वाने भिड़ाने की कोशिश कर रहा है शिया सुन्नी के नाम पर? देखिए, ईरान तो बहुत पहले से वो खुल करके कहता है कि इस इलाके में इजराइल नासूर है, इसका वजूद ही गलत है, फिलिस्तीनी जमीन पर है, किबला अव्वल मुसलमानों का उसने कब्जा किया हुआ है और उसे जाना ही है, उसको तबाह होना है। ये बात ईरान खुल करके कहता है। दूसरी बात वो कहता है कि इलाके के मुल्क अपनी मिलकर के सिक्योरिटी रखने की हिम्मत रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। यहां किसी भी गैर मुल्की फौज की यानी अमेरिकी फौज की इस इलाके में कोई जरूरत नहीं है, वो खुल करके कहता है। और वो ये भी कहता है कि सुन्नी शिया कहीं कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, हम तो सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हम इस सिक्योरिटी में भी मदद करेंगे, हम और टेक्नोलॉजी भी देंगे इराक में जिस तरह से वो कर रहा है। तो वो कहीं एक बात, बुनियादी बात समझ लीजिए कि जायनिस्ट, जो जायोनीवाद जिसे कहते हैं हिंदी में, सह्यूनियत कहते हैं उर्दू में, वो हों या अमेरिकन हों, उन्होंने वेस्टर्न मीडिया ने हमेशा शिया सुन्नी के इख्तलाफ को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। मुझे याद है 2003 में जब इराक में अमेरिकी फौजी आए थे, उसके बाद वेस्टर्न मीडिया ने मुसलसल शिया सुन्नी के बीच में टकराव लाने की कोशिश की और उसमें कुछ आतंकवादी दाइश के भेज दिए। उनका प्रोजेक्शन ये हुआ कि ये सुन्नी है और ये शियों को मार रहे हैं, लेकिन वो भी उनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई। सब मिल करके उन दाइश के खिलाफ लड़े और उसके बाद वहां कभी मुकामी तौर पर सुन्नी शिया में कोई झगड़ा नहीं हुआ। और मुझे याद है कि सद्दाम हुसैन के जमाने तक, और मुझे यकीन है अब तक भी, कम से कम 40% शादियां सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच में होती हैं। वहां ये कोई सोच नहीं है और उससे ये लोग परेशान हैं। चलिए, शिया सुन्नी में भी कामयाब नहीं हो पा रहा है अमेरिका और उसकी चालें जो हैं असफल हो जा रही हैं। तो क्या ऐसे में ही उसने ऐलान कर दिया है कि मैं डिफेंस सिस्टम लागू कर रहा हूं और अपनी जो है सैन्य ताकत मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा हूं? क्या वो डर दिखा के अब अपना प्रभाव दिखाना चाहता है? देखिए, मैं आपको डिफेंस सिस्टम के बारे में बताता हूं। डिफेंस सिस्टम है क्या? ये तो हवा बनाने के लिए बड़ी हेडलाइन बनानी है, नहीं तो जो आयरन डोम सिविल जो एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास है, उसमें भी अमेरिका की सपोर्ट है बाकायदा, और वो उन्हें अब से पहले भी देता रहा है। अब उसके अलावा जो 2 बेड़े आ चुके हैं, वो भी खबर हमारे आपके सामने है। और हथियार कितने भी ले आए, हथियार दुनिया भर के ले आए वो, लेकिन ये गाजा के अंदर जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? हथियार नहीं लड़ते, जज्बा लड़ता है। ठीक है। वो जज्बा दूसरी तरफ जब, देखिए एक बुनियादी बात है, मेरे घर पर कोई आकर के कब्जा करे तो मैं और मेरे बच्चे तो अपनी जान लगा देंगे उस दुश्मन को बाहर निकालने में। ठीक है। लेकिन जो डकैती के लिए आया है ना, वो जान देने के लिए नहीं आया है। तो ये सिपाही अभी 2 दिन पहले गाजा बॉर्डर के पास इसको बेंजामिन नेतन्याहू को, प्राइम मिनिस्टर को, एक फौजी ने मुंह पर गालियां दी, बाकायदा ये इजरायली मीडिया में आया है, और उसने कहा कि तुम सारे इस टेंशन के लिए तुम जिम्मेदार हो। योआव गैलेंट डिफेंस मिनिस्टर लेबनान बॉर्डर के पास गए, वहां उनकी हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फौजी हिम्मत नहीं कर रहे। 12-14 दिन से धमकियां हो रही हैं, अंदर जाते क्यों नहीं है? खुद हमास ये कह रहा है कि आप अगर आए तो ये कब्रिस्तान साबित होगा आपका, आप आ जाइए। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, ये सब चीजें आपने बताई, लेकिन अभी आपने जिक्र किया ईरान का कि उसने कहा कि नासूर है, इसको मिटाना पड़ेगा। कब मिटाएंगे ऐसे नासूर को, और कब सोचेंगे? सिर्फ बोल बचन ही हमेशा देते रहे। अगर अमेरिका इतना अड़के खड़ा है इसराइल के साथ, तो ये लोग क्यों नहीं फिलिस्तीन के साथ अड़के खड़े हो जा रहे हैं तमाम लोग? देखिए, अभी 7 अक्टूबर के नतीजे के बाद, 7 अक्टूबर के हमले के बाद से अब तक के वाकयात को आप देखिए, गौर से देखिए। अभी आपको गाजा के आसपास के बहुत से शहर खाली कराए जा चुके जो इजराइल के कब्जे में थे। बहुत से शहर, अभी मैं खबर देखी आपसे बात करने से पहले, 14 और बस्तियां लेबनान बॉर्डर के पास से इजराइल खाली करा रहा है। इजराइल ने कल
अपने शहरियों को इजिप्ट और जॉर्डन छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका ने अपने शहरियों को, अमेरिका ने और यूके ने लेबनान छोड़ने को कहा है। तो ये छोड़ के तो भाग रहे हैं ना। ये एक ही 4 घंटे के ट्रेलर में इनका हाल ये हो क्या गया। इसी पे खुश होते रहे कि 4 घंटे का 7 तारीख का जो ट्रेलर है, उसके बाद जो तस्वीरें गाजा से आ रही हैं मासूम बच्चों की और औरतों की, कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी वहां पे 50,000 हैं, उनको दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं, गंदा पानी पीने को विवश हैं, उसकी बात नहीं होगी? नहीं, उसकी बात देखिए, उसकी बात होगी। रफा क्रॉसिंग पर 200 ट्रक वेट कर रहे हैं। कल सिर्फ 20 ट्रक जाने की इजाजत दी है। ये अब्दुल फत्ताह अल सीसी, जो अमेरिका और इजराइल का एजेंट माना जाता है, जिसने हुकूमत गिरा करके जो अखवानुल मुस्लिमीन की थी, वो इसको बनाया गया था। तो ये क्रॉसिंग अगर बंद रहेगी, अमेरिकी और इजरायली एजेंट, हमारे ही हुक्मरान मुसलमान नाम पर जो होंगे कलंक, वो जब नहीं जाने देंगे तो कैसे पहुंचे माल, कैसे पहुंचे सामान। दूसरी बात जो आपने कि गजा में इतने लोग मारे जा रहे हैं, हवाई हमले से कहीं भी बम गिरा करके अगर आप मार दो और दूसरे के पास एयरफोर्स नहीं है, वो अपने रॉकेट से काम चलाता है, ड्रोन से काम चलाता है, या मिसाइल से काम चलाता है, उसके पास है नहीं, एक एयरपोर्ट नहीं है उनके पास, एक कोई एयरफील्ड नहीं है। अब पैराग्लाइडर पर जवान आकर के उतर जाएं इजराइल की जमीन पर, तो वो जज्बा और हिम्मत ही तो है। ठीक है, जज्बा और हिम्मत की बातें ठीक हैं सर, लेकिन मैं आप में कह रहा हूं, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। राफा बॉर्डर इजराइल खुलने नहीं दे रहा है, मिस्र वाला भी उसमें अड़ंगा अड़ा रहा है। ये सब मुल्क क्या कर रहे हैं? क्या ये मोहताज ही रहेंगे इजराइल के, अमेरिका के और मिस्र के? इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि ये इमदाद भिजवा दें? जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा अमेरिका से, और अमेरिका की और इजराइल की तालमेल नहीं होगा, तब तक ये उनके गुलाम हुक्मरान फैसले नहीं ले पाएंगे। मैं गुलाम इसलिए कह रहा हूं कि ये हुकूमतें कोई डेमोक्रेटिक हुकूमतें नहीं है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं है। इन अवाम के गुस्से की वजह से ही, क्या आप अब से जंग से पहले कभी सोच सकते थे कि मिस्र का प्रेसिडेंट, जॉर्डन का बादशाह, फिलिस्तीनी अथॉरिटी का प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, अमेरिकी प्रेसिडेंट उस इलाके में आए और मिलने से इनकार कर दें? अपनी अवाम के गुस्से का, इजराइल के खिलाफ नफरत का नतीजा है कि ये नहीं मिल पा रहे हैं। वो फैसले उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अवाम के सामने भी चेहरा सामने रखना है। इसलिए ये हुकूमतें काम करती हैं उनके इशारों पर और अपने लोगों से डरी बैठी हुई हैं। कभी हो सकता है, कुछ लोगों का तो अंदाज है कि इस जंग के बाद हो सकता है कुछ अरब मुल्कों में भी अवाम सर उठाएं, चूंकि जॉर्डन से ऐसी खबरें आ रही हैं, मिस्र से खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पर खड़े हुए हैं लोग और वो अंदर आना चाहते हैं गाजा के, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। तो अवाम के जज्बात इन सारे मुल्कों में, अवाम के जज्बात फिलिस्तीनियों के साथ हैं, मजलूमों के साथ हैं। हुकूमतें जालिम इजराइल से मिली हुई हैं। ठीक है, हुकूमतें जालिम इजराइल से मिली हुई हैं और अवाम जो है फिलिस्तीनियों के साथ है। तो क्या इस जंग के बाद जो है अरब में कोई क्रांति होगी? और क्या उस क्रांति के पीछे भी कोई साजिश काम करेगी कि पूरे अरब को उथल पुथल कर दो और इल्ज़ाम लगा दो चाइना पर और अमेरिका फिर से यहाँ पे अपना प्रभाव बना ले? क्योंकि देखिए, राजनीति है और राजनीति के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन एक खबर में हर चीज़ को समेटा नहीं जा सकता। मजबूरी होती है वक्त की। यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और मुद्दे के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।